हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अ न्यू टॉपिक। अब हम बात करेंगे, हमने ग्लाइकोलाइसिस देख लिया, क्रेब्स साइकिल देख लिया। पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्लाइकोजेनेसिस बताया था और ग्लाइकोजेनोलाइसिस बताया था। अब हम देखेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस जैसा कि नाम बता रहा है, ग्लूको यानी ये ग्लूकोज को डिनोट करता है और नियोजेनेसिस यानी उसका फॉर्मेशन, मतलब जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं उनसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ठीक है ना। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बेसिकली मेटाबॉलिक पाथवेज की सीरीज़ का ही टॉपिक है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो एक मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि ग्लूकोज किस तरह से नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ग्लूकोज का जनरेशन होता है वो बताता है। मैंने आपको शुरू में भी बताया है कि किस तरीके से ग्लूकोज एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है और बॉडी में जो भी बनता है वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी हम फैट्स कंज्यूम करते हैं, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, जो भी हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी का सोर्स होता है, यानी जो भी हमने, जैसे बहुत सी बार डाइट में भी ऐसा कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट को ब्लॉक करिए, तो कार्बोहाइड्रेट को ब्लॉक करने का मेन प्रिंसिपल ये होता है कि उसमें हमें प्रोटीन से या हमें फैट से पहले एनर्जी मिले। फैट से एनर्जी मिलती है यानी कि फैट का ब्रेकडाउन होता है और अल्टीमेटली वो ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा। और इसी प्रकार से जब फैट भी कंज्यूम हो जाते हैं तो इसके बाद प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है और वो भी ग्लूकोज ही प्रोवाइड करता है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन सबसे लास्ट में होता है। ये भी हम बात कर चुके हैं कि जो फैट एनर्जी देता है वो फैट हमारी बॉडी से ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। इस वजह से फैट का ऑक्सीडेशन, फैट का जो ब्रेकडाउन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसीलिए बॉडी में इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज को माना गया है ना। इसीलिए बॉडी में इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज को माना गया है। ग्लूकोज जो है वो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से भी जनरेट हो सकती है और फैट के ब्रेकडाउन से भी जनरेट हो सकती है। ठीक है, तो ये किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से किस तरह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है मेनली, उसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है, इसी से ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ग्लाइकोजन टूटता है और टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जब भी फास्टिंग होती है या बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो बॉडी में ग्लूकोज इसी तरह या तो ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से या फिर ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड्स किसी फैट के ब्रेकडाउन से या फिर लास्ट में प्रोटीन, किसी अमीनो एसिड के, प्रोटीन के ब्रेकडाउन से अमीनो एसिड जनरेट होंगे और वो फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे। तो ग्लूकोज का बॉडी में यील्ड होना, बहुत ही बॉडी में जनरेट होना बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि ब्लड के अंदर हाई ग्लूकोज का लेवल इतना हानिकारक नहीं होता जितना कि लो ग्लूकोज का लेवल होता है। अगर ग्लूकोज हाई है तो इंसान इंस्टेंटली नहीं मरेगा, लेकिन अगर कहीं ग्लूकोज 40 mg/L से कम, 40 उससे कम हो गया तो वो इंस्टेंटली, लो शुगर विल इंस्टेंटली लीड टू डेथ। ठीक है। अब प्रिकर्सर्स in human the main gluconeogenic precursors are lactate, glycerol, alanine and glutamide. lactate आपको याद हो तो जब मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया था तब बताया था कि अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन की कमी मिलती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। और मैंने ये भी बताया था कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ह्यूमन मसल्स में ऑक्सीजन की कम सप्लाई के कारण पायरुविक एसिड जो होता है वो लैक्टिक एसिड या लैक्टेट में बदल जाता है। ठीक है ना। ये लैक्टेट फिर कन्वर्ट भी हो सकता है ग्लूकोज में। ये भी एक कोरी साइकिल का पूरा प्रोसेस चलता है। देन ग्लिसरॉल जो है उससे भी मैंने बताया ग्लूकोज बन सकता है, और कुछ अमीनो एसिड जैसे कि एलेनाइन और ग्लूटामाइन, इससे भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले ग्लूकोज का सप्लाई कार्बोहाइड्रेट से होता है, फिर कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस यदि ब्लॉक हो जाएं तो फैट से होता है, और जब फैट भी ब्लॉक हो जाए तब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है। नॉर्मली जब हम प्रोटीन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि वो टिश्यू रिपेयर के लिए
लिए यूज़ में आता है। लेकिन लास्ट में यदि फैट का सप्लाई भी नहीं हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का भी नहीं हो रहा है, तब प्रोटीन सोर्सेज का इस्तेमाल होगा ग्लूकोज जनरेट करने के लिए। ठीक है, लगभग ये तीनों चीज़ मिला के 90% ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं। देन अदर ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स एज वेल एज साइट्रिक एसिड साइकिल इंटरमीडिएट द लेटर थ्रू कन्वर्शन टू ऑक्जेलो एसीटेट। अच्छा, कुछ जो ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्जेलो एसीटेट यील्ड करते हैं, और ऑक्जेलो एसीटेट यदि आपको ध्यान हो तो क्रेब्स साइकिल में डायरेक्टली एंटर कर जाता है, और क्रेब्स साइकिल का एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी, है ना। तो एक प्रोसेस ये भी हो सकता है, मतलब ये जब अभी आगे हम साइकिल देखेंगे और डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे तो हमको समझ में आएगा कि किस तरह से ये जो यील्डिंग होती है, मान लीजिए कोई अमीनो एसिड है, वो कुछ अमीनो एसिड तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, कुछ अमीनो एसिड ऐसा भी हो सकता है जिससे ऑक्जेलो एसीटेट तक कन्वर्ट हो जाए और फिर क्रेब्स साइकिल एंटर कर जाए और वहाँ जाके डायरेक्टली एटीपी फॉर्म कर दें। तो इस तरह से अलग अलग अमीनो एसिड्स का अलग अलग फेट होता है, बट अल्टीमेटली सब कुछ जो है वो या तो ग्लूकोज यील्ड करेगा या फिर फाइनली एटीपी यील्ड करेगा। हम ग्लूकोज के लिए भी जानते हैं कि ग्लूकोज क्या यील्ड करता है, एटीपी, है ना। अल्टीमेट एनर्जी करेंसी हमारी बॉडी का कौन है, एटीपी। देन अगर हम पाथवे की बात करें, ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो पाथवे है वो बिल्कुल ग्लाइकोलिसिस के रिवर्सल जैसा है, लेकिन एग्जैक्टली ग्लाइकोलिसिस का रिवर्सल नहीं है। ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, लेकिन ये एक 10 स्टेप्ड प्रोसेस था ग्लाइकोलिसिस। बट ग्लूकोनियोजेनेसिस इज नॉट जस्ट द एग्जैक्ट रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस। कुछ स्टेप्स हैं विच आर रिवर्सल, बट द entire process is not reversal of glycolysis। ठीक है ना। तो इसमें जो स्टेप्स हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस में, उसमें सबसे पहला है कन्वर्शन ऑफ पायरुवेट टू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक है, अब एंजाइम को मैंने अलग अलग हर जगह कलर से हाईलाइट किया है, आप ये ध्यान रखिएगा। पिछले इसमें भी मैंने आपको बताया और अभी फिर रिपीट कर रही हूँ कि एंजाइम का नाम आपको ज़रूर देना है। एटीपी का कन्वर्शन यदि कहीं हो रहा है तो उसको आपको ज़रूर देना है। एडीपी, एटीपी, वो पूरा एनएडीएच किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे में, ये आपको ज़रूर देना है। एंजाइम का नाम मैंने इसीलिए हाईलाइट किया ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, यहाँ क्या होगा कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में पहले पायरुवेट काहे में कन्वर्ट होगा, ऑक्जेलो एसीटेट में। ठीक है, और यहाँ एटीपी का कंजम्पशन होगा। ऑक्जेलो एसीटेट को ध्यान रखिएगा, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सिंथेसाइज होगा और ऑक्जेलो एसीटेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बन करके फिर साइटोसोल में जाएगा, लेकिन ये डायरेक्टली साइटोसोल नहीं जाता। ऑक्जेलो एसीटेट बनता जो है वो बनता माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है और फिर मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है, और मेलेट में कन्वर्ट होने के बाद ये साइटोसोल जाता है। ठीक है, और साइटोसोल जाके एक एंजाइम इसे मिलता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज काइनेस, जो कि ऑक्जेलो एसीटेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, इसे समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा कि पायरुवेट जो होता है वो पहले ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है। ये जो प्रोसेस होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मैट्रिक्स में होती है। यहाँ एंजाइम होता है यहाँ जो है एंजाइम रहता है सबसे पहले पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज कन्वर्ट करता है किसको, पायरुवेट को ऑक्जेलो एसीटेट में, और यहाँ एटीपी का कंजम्पशन होता है। ये ऑक्जेलो एसीटेट कहाँ बनता है, ये बनता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, फिर ये ऑक्जेलो एसीटेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से साइटोसोल जाता है। ये साइटोसोल कैसे जाता है, ये डायरेक्टली नहीं जा सकता साइटोसोल। ये कैसे जाएगा, ये कन्वर्ट होगा मेलेट में और फिर मेलेट में कन्वर्ट होकर ये साइटोसोल जाएगा। जब ये साइटोसोल पहुंचेगा तो वहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज काइनेस नाम का एंजाइम इस ऑक्जेलो एसीटेट को, जो कि मेलेट बन के गया है, इसे कन्वर्ट कर देगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। ठीक है, इसे कन्वर्ट कर देगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, और यहाँ जीटीपी यूज़ होगा, जीटीपी कंज्यूम होगा और CO2 लिबरेट होगा।
ठीक है, और लगभग यहाँ 2 एटीपी के इक्विवेलेंट एनर्जी जो है वो कंज्यूम होगी। देखिए पायरुवेट काहे में बदला, ऑक्जेलो एसीटेट में, और ऑक्जेलो एसीटेट काहे में बदल गया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। यहाँ तक की जो स्टेप है, स्टेप का पहला हिस्सा, पहला कन्वर्जन माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मैट्रिक्स में हुआ, यानी ऑक्जेलो एसीटेट कहाँ बना, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मैट्रिक्स में। उसके बाद ये ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्ट हुआ मेलेट में, और मेलेट बनकर ये माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में आया। जैसे ये साइटोसोल में आया, वहाँ पे इस वाला जो मेलेट बना हुआ ऑक्जेलो एसीटेट है, इस पे एक्शन हुआ पीईपी कार्बोक्सिलेज काइनेज का, और उसने इस मेलेट रूपी ऑक्जेलो एसीटेट को काहे में कन्वर्ट कर दिया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। तो यहाँ तक ये स्टेप हो गई, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन गया। ठीक है, फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आती है कि किस तरह से फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में, और फिर फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। इसी साइकिल से समझिए। देखिए ये बना फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फिर बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट इससे, फिर इसके बाद इस पे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज का एक्शन होगा और बन जाएगा 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट, है ना। ये साइकिल को फॉलो करिएगा। जो स्टेप इंपॉर्टेंट थे केवल डिस्क्रिप्शन में मैंने वो दिए हैं। ठीक है, पीईपी बनने के बाद 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना, यहाँ पे ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट आपको दिखेगा। 3-फॉस्फोग्लिसरेट के बाद 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट बना, किस कौन सा एंजाइम था, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के एक्शन से। फिर उसके बाद NADH से बना, देन उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। फिर फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बाय द एक्शन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेस एंजाइम विल गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना, और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, और फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फोपेटेस एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ठीक है ना, जो स्टेप्स मैंने बोले वो यहाँ पर दिए हुए हैं। फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का कन्वर्शन हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, एंजाइम का नाम है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेस, मैग्नीशियम आयन की यहाँ प्रेजेंस होगी। ठीक है, और उसके बाद बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन केवल जो बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्टिंग स्टेप्स हैं उनका मैंने दिया है, और साइकिल में आपको सभी स्टेप्स दिखेंगे। ठीक है, एंजाइम का नाम जरूर मेंशन करिएगा। एटीपी अगर कहीं बन रहा है तो एटीपी, जीटीपी, यूटीपी जो भी है उसका डिस्क्रिप्शन दीजिएगा, और साथ में कोई से भी आयंस की प्रेजेंस यदि कहीं है तो वो आपको इस साइकिल में देनी है। ठीक है, देन वी कम टू दी ओवरऑल रिएक्शन। यदि हम ग्लूकोनियोजेनेसिस का सम अप करें तो 2 पायरुवेट प्लस 4 एटीपी प्लस 2 जीटीपी प्लस 2 NADH प्लस 2H प्लस 6 H2O क्या दे देगा हमें, ग्लूकोज 2 NAD 4 ADP 2 GDP 6 फॉस्फेट प्लस 6 हाइड्रोजन आयंस। ठीक है ना, ये इस तरह से ग्लूकोज का जनरेशन हुआ। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट और यहाँ पे समझने वाली बात है वो ये है कि अमीनो एसिड्स का जो कार्बन स्केलेटन होता है, जो ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स हैं, सभी अमीनो एसिड केवल ल्यूसीन और लाइसिन को छोड़कर उनका जो पायरुवेट बनाने की उनमें टेंडेंसी होती है, और बाकी के जो हैं या तो पायरुवेट बना लेंगे या फिर क्रेब्स साइकिल को किसी न किसी रूप में एंटर कर जाएंगे। क्रेब्स साइकिल को वो ऑक्जेलो एसीटेट बना के एंटर कर सकते हैं, या पायरुवेट बनाएंगे और फिर पायरुवेट के बाद फेट डिसाइड हो जाएगा कि वो एसीटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है, इथेनॉल बना रहा है, या फिर लैक्टिक एसिड में बदल रहा है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। पायरुवेट क्लियर रखिए। पायरुवेट मतलब पायरुवेट के ये 3 फेट होते हैं कि उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या कम मिल रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि अमीनो एसिड का जो जो ब्रेकडाउन है उससे ऑक्जेलो एसीटेट बनता है, तो ऑक्जेलो एसीटेट क्या करेगा, डायरेक्टली सिट्रिक एसिड साइकिल को एंटर कर जाएगा। देन ग्लाइकोनियोजेनेसिस का ग्लिसरॉल से भी फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब ग्लाइकोनियोजेनेसिस ग्लिसरॉल से भी हो सकता है। ये मैं शुरू से आपको बोल रही हूँ कि ग्लिसरॉल के फॉर्म में फैट स्टोरेज होता है ना, और एक एंजाइम होता है ग्लिसरोकाइनेज जो कि लीवर में और किडनी में पाया जाता है लेकिन एडिपोज टिश्यू में नहीं होता। ये ग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में बदल देता है, और उसके बाद ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के बाद एक एंजाइम आता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज
जो कि ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट को डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में बदल देता है। और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यदि आपको ध्यान हो तो ग्लाइकोलिसिस का जो मैंने स्प्लिटिंग स्टेप बताया था, स्प्लिटिंग फेज था जो ग्लाइकोलिसिस का, उसमें एक जगह बन रहा था, यानी कि ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कहाँ जाएगा, ग्लाइकोलिसिस को एंटर कर जाएगा उसके स्प्लिटिंग फेज से। ठीक है, यानी ग्लिसरॉल से क्या हुआ, ग्लिसरॉल का जब हाइड्रोलिसिस हुआ, ग्लिसरॉल से ग्लूकोज कैसे बनेगा, तो ग्लिसरॉल पर एक्शन होगा ग्लिसरोकाइनेज का, जिससे बन जाएगा ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट। ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट पे एक्शन होगा ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेटेज डिहाइड्रोजिनेज का, जिससे बन जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का। ग्लाइकोलिसिस के स्प्लिटिंग फेज में ये बनता है और यहाँ से ये ग्लिसरॉल आप देख सकते हैं कि कन्वर्ट हो के कहाँ चला गया, ग्लाइकोलिसिस में, और इस तरह से इसका फिर कन्वर्शन हो जाएगा पायरुविक एसिड में। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब ये डायग्राम ये बताता है कि किस तरह से ये जो अमीनो एसिड्स हैं, देखिए एलेनाइन है, ग्लाइसिन है, थ्रियोनिन है, सिस्टीन है, सीरीन है और ट्रिप्टोफैन है, ये कन्वर्ट होते हैं पायरुवेट में। ठीक है ना, तो पायरुवेट से फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम में बना लेंगे। देन ये वाले जो अमीनो एसिड्स हैं, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन और ल्यूसिन, ये कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, एस्पार्टेट और एस्पार्जिन ये ऑक्सैलो एसीटेट में बदलेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये इस तरह से ये जैसे हैं ये ग्लूटामेट बना लेंगे और ग्लूटामेट फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। थ्रियोनिन, मिथ्यूनिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन डायरेक्टली सक्सिनाइल कोएंजाइम में बना लेंगे। मतलब एक बात आप दिमाग में बिठा लीजिए कि जितने भी अमीनो एसिड हैं ये कहीं ना कहीं क्रेब्स साइकिल में जाने वाला प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना। या तो ऑक्सैलो एसीटेट बना रहे हैं, या एसिटाइल कोएंजाइम में बना रहे हैं, या पायरुवेट बना रहे हैं, या अल्फा कीटोग्लूटारेट बना रहे हैं, सक्सिनाइल कोएंजाइम में बना रहे हैं, या जैसे ये ट्रायोसिन, फिनाइल एलेनिन और एस्पार्टेट फ्यूमरेट बना रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा बना रहे हैं जो कि जाके क्रेब्स साइकिल को एंटर कर जाएगा। ठीक है ना, ये बात हुई किसकी, अमीनो एसिड के ब्रेकडाउन की। अब जो फैट की कहानी है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ग्लिसरॉल किस तरह से कन्वर्ट होता और फाइनली वो भी ग्लिसरॉल से कहाँ ज्वाइन कर रहा था, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना रहा था, जो कि इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलिसिस का। यानी मेरी बात का अगर आप टूल समझें तो बात वहीं घूम फिर कर आ रही है कि जो कुछ भी आपने बायोमोलिक्यूल कंज्यूम करा, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में करा, चाहे वो प्रोटीन के फॉर्म में करा, चाहे आपने फैट के फॉर्म में करा, उसका कहीं ना कहीं अल्टीमेट डेस्टिनी ग्लाइकोलिसिस या क्रेब्स साइकिल है। ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो डायरेक्टली ग्लूकोज भी बना सकता है, और ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हुआ तो वो कहीं ना कहीं क्रेब्स साइकिल को या फिर इसको एंटर कर जाएगा ग्लाइकोलिसिस को। तो अल्टीमेट एंड क्रेब्स साइकिल ही उसका होगा, यानी उससे एटीपी का कंजम्पशन होगा। हमने जब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन देखा था तब भी मैंने आपको बार बार कहा था कि अगर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर मान लीजिए ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर कम है तो ग्लाइकोजन टूट रहा था, ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो रहा था। यानी ग्लाइकोजन भी एक बहुत बड़ा सोर्स है ग्लूकोज फॉर्मेशन का, वो तो है ही, है ना, ग्लाइकोजन तो है ही एक बड़ा सोर्स। लेकिन उसके अलावा ये जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज होते हैं, प्रोटीन्स जो हैं, फैट जो है, ये सब भी ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए भी मददगारी होते हैं। और साथ ही साथ यदि ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की किसी स्टेप को, ग्लाइकोलिसिस को, ये क्रेब्स साइकिल को ज्वाइन कर जाते हैं और फाइनली दे देते हैं CO2, H2O और ATP, है ना। अब कितने ATP देते हैं, कैसा कन्वर्शन होता है, यहाँ मैं ये क्रेब्स साइकिल नहीं बताऊंगी, उसके लिए मेरा अलग से वीडियो है, मैं पोस्ट भी कर चुकी हूँ, आप उसे देखिए। पहले आप वीडियोस को इसी सीरीज़ में देखिएगा, सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल देखिएगा, उससे आपको पिक्चर पूरा क्लियर होगा, एंड देन आगे के मेटाबॉलिक पाथवेज देखिएगा। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज जो है वो एक की पोजीशन मेटाबॉलिज्म में
अटेन करता है। ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हमें ग्लूकोज से मिलता है। अब ग्लूकोज जो है ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इरिथ्रोसाइट, टेस्टिस, किडनी, ये सब ग्लूकोज पे डिपेंड करते हैं। इनको ग्लूकोज का एक कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ब्रेन सबसे ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो सप्लाई कंज्यूम करता है। लगभग बॉडी की दिन भर की ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है 160 ग्राम, जिसमें से कि 120 ग्राम, ध्यान रखना इस फिगर को कॉम्पिटिटिव में पूछा जा सकता है, 120 ग्राम ग्लूकोज केवल ब्लड ले लेता है। 160 ग्राम टोटल रिक्वायरमेंट है बॉडी की, और उसमें से 120 ग्राम ग्लूकोज कौन ले लेगा? केवल ब्रेन ले लेगा। सॉरी, ब्लड बोल दिया मैंने, ब्रेन ले लेगा। ब्रेन सबसे ज़्यादा ग्लूकोज कंज्यूम करता है, क्योंकि भूख हमें कब लगती है? जब हमारे ब्रेन के पास ग्लूकोज का सप्लाई होना बंद हो जाता है, तब हमें भूख लगती है। ठीक है, और ग्लूकोज ही एक सोर्स है स्केलेटल मसल्स के पास एनर्जी पहुंचाने का। एनाएरोबिक कंडीशन में जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी के पास ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ ग्लूकोज ही पायरुविक एसिड में बदलता है, और फिर पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। इसीलिए मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया था कि दर्द जो होती है, एक फटीग जो महसूस होता है भागने में, दौड़ने में, फिजिकल एक्सरसाइज करने में, वो इसीलिए होता है क्योंकि लैक्टिक एसिड बनता है पायरुवेट से, और वो डिपॉजिट होने लगता है बॉडी की मसल्स में। उसकी इकट्ठा होने के कारण हमको पेन होता है। तो ग्लूकोज ही ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है जो मसल्स को भी एनर्जी सप्लाई करता है, और फास्टिंग कंडीशंस में भी ग्लूकोज का ही ब्रेकडाउन जो है वो होता है, और बेसिक नीड्स उसी से मीट होती हैं। जब भी आप कार्बोहाइड्रेट को ब्लॉक करेंगे, डाइट में बोला जाता है, आजकल एक बहुत कॉमन चलन है डाइट का, कि कार्बोहाइड्रेट को ब्लॉक कर दीजिए। उसका प्रिंसिपल यही है, कार्बोहाइड्रेट को ब्लॉक करिए और फैट को मेटाबोलाइज होने पे मजबूर करिए। भले ही वो बॉडी से थोड़ी ऑक्सीजन लेगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा? आपको इंस्टेंट एनर्जी दे देगा। तो फिर जो जमा फैट है आपकी बॉडी का, वो नहीं टूट पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि रोटी ब्लॉक करिए और केवल प्रोटीन का कोई सोर्स लीजिए, नॉनवेज, या उसको तेल में कुक कर लीजिए, या वर्जिन कोकोनट ऑयल भी आजकल सजेस्ट किया जाता है। तो वो सब इसीलिए किया जाता है कि फैट बॉडी में जाए, फैट टूटे, और जल्दी आसानी से यदि कोई चीज़ मिल जाएगी तो जो स्टोर्ड चीज़ है हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हमें कंटिन्यूसली पैसा मिलता रहेगा तो हम एफडी क्यों तुड़ाएंगे? तो कंसेप्ट ये होता है कि एफडी तुड़ाइए और जो पैसा है उसको यूज़ कीजिए, है ना। इंस्टेंट सोर्स को ब्लॉक करके जो स्टोर्ड मटेरियल है उसे मेटाबोलाइज करने पे मजबूर किया जाता है। देन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब इसमें जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है, जो कि पैनक्रियाज के अल्फा सेल्स से जनरेट होता है, पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया, पैनक्रियाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि एक 2-in-1 ग्लैंड है हमारी बॉडी का। 2 हार्मोन रिलीज करता है। उसके अल्फा सेल्स ग्लूकेगॉन बनाते हैं, और उसके बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन बनाते हैं। तो जो ग्लूकेगॉन होता है वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को, ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में, है ना। ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में कौन बदलता है? इंसुलिन। और ग्लाइकोजिन का ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज का रिलीज कौन करवाता है? ग्लूकेगॉन। ठीक है। active form of pyruvate kinase is converted into inactive form through mediation of CAMP brought by glucagon. Glucagon क्या करता है? CAMP के थ्रू जो एक्टिव फॉर्म है पायरुवेट काइनेस का, उसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और पायरुवेट काइनेस का अमाउंट जैसे ही रिड्यूस होता है, उससे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का पायरुवेट में जो कन्वर्शन है वो भी रिड्यूस हो जाता है, और ग्लूकोज का जो सिंथेसिस है वो होने लगता है। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा एक्शन ये है कि ग्लूकेगॉन रिड्यूसेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्रुक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट। ग्लूकेगॉन क्या करता है? फ्रुक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट का जो कंसेंट्रेशन है उसको कम कर देता है, और ये कंपाउंड एलोस्टेरिकली इनिबिट करता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस को। ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस एंजाइम जो है उसको इनिबिट कर देता है, और फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को एक्टिवेट कर देता है, और दोनों ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं। ये तो मैकेनिज्म है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ग्लूकेगॉन हार्मोन होना चाहिए, तभी ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलेगा।
अगर ग्लूकेगॉन हार्मोन की कमी है तो ग्लाइकोजन जो है उसका ब्रेकडाउन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और अगर इंसुलिन की कमी है तो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो ये टॉपिक ओवरऑल ये सम अप कर रहा था कि किस तरह से नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज का इस्तेमाल करके ग्लूकोज का जनरेशन हो सकता है, और यदि ग्लूकोज का जनरेशन नहीं हो तो किस तरह से वो डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल या ग्लाइकोलिसिस एंटर करके एटीपी प्रोडक्शन तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि हम कुछ भी खाएं अल्टीमेटली उसका गोल है एटीपी प्रोड्यूस करना, जो कि हमारी बॉडी की सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी करेंसी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और आगे अच्छे वीडियो बनाकर आपके आगे आ सकूँ। थैंक यू वेरी मच।